तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग सबसे पहले जाकर के लाइक और सब्सक्राइब सबसे पहले जाकर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा दबाइए लाइक और सब्सक्राइब। सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ यार, एक लाइक तक नहीं करते आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मैं सोच रहा हूँ बड़ा से बड़ा एपिसोड देने की कोशिश करूँ मैं। एपिसोड बहुत छोटा हो जाता है, इस कारण से मैं थोड़ा बड़ा एपिसोड बनाने की कोशिश करूँगा, 2-3 एपिसोड को मर्ज करके। तो चलिए चलते हैं अपन ने एपिसोड की तरफ। एपिसोड 81, तलवार स्कूल। चांग वैन ने मुड़कर वीर की ओर देखा और उसके माथे की नसें फूल चुकी थी और उसकी आंखों में मानो आग सी बरसने लगी हो। उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। क्या कहा? इतना कहते ही उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उफान मारने लगी, जैसे वह किसी की भी पल बेकाबू हो जाए। लेकिन वीर ने झांग वैन के गुस्से की बिल्कुल परवाह नहीं की और शांत स्वर में बोला, किंगशुए से माफी मांगो। वीर, हद पार मत करो। झांग वैन ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा। किंगशुए, कुछ कहना चाहती हो? लेकिन वीर ने हल्के से सिर हिलाकर उसे चुप रहने का संकेत दिया। फिर उसने झांग वेन की ओर देखा और बोला, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु अखाड़े में चुनौती दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। जिस क्षण वीर की नजर किंगशुए पर पड़ी, उसी क्षण उसके मन में एक विचार जन्मा, अपनी खुद की ताकत और अपना खुद का गुट बनाने का, या यूं कहें एक ऐसे संबंधों का जाल खड़ा करने का जिससे वह भविष्य में फूल महल, फ्लावर पैलेस जैसे विशाल शत्रु का सामना कर सके। केवल अकेले अपनी ताकत पर निर्भर रहना काफी नहीं था। अगर वह फूल महल से टकराना चाहता है तो उसे शक्तिशाली लोगों और गहरे संबंधों की जरूरत पड़ेगी, वरना फूल महल का जवाब दबाव झेल पाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता। आज की यह घटना उसके लिए सुनहरा मौका थी, अपनी शक्ति दिखाने का, लोगों को अपने पक्ष में खींचने का। हालांकि ये बाहरी प्रांगण के शिष्य थे, अभी कमजोर थे, लेकिन भविष्य में यही लोग तलवार संप्रदाय की रीढ़ बनने वाले थे। अगर वह आज ही इन्हें अपने साथ जोड़ ले तो वह कल फूल महल के खिलाफ उसे बड़ी मदद मिल सकती है। भले ही भविष्य में ये सब पूरा ना हो, लेकिन वीर किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए उसने आज इस मामले को यूं ही छोड़ने का इरादा नहीं किया था। वीर की बात सुनकर वहां मौजूद सभी बाहरी प्रांगण के शिष्य चौंक गए। वीर भले ही 22वें स्तर पार कर चुका हो, लेकिन वह अजय नहीं था। आखिरकार जानवेन प्रथम स्वर्गलोक के तीसरे स्तर का विशेषज्ञ था। क्या वीर सच में उसे मारने का आत्मविश्वास रखता है? झटके से बाहर आने के बाद सभी के मन में रोमांच और उत्साह भर गया, खास तौर पर वे शिष्य जो किंगशुए के पीछे खड़े थे। कुछ देर पहले तक वे जान वैन के दबाव से घुटन महसूस कर रहे थे, और अब जब उन्हें देखा कि वीर ने मौका पर ही जान वैन को नीचे दिखा दिया, तो वह ऐसा था जैसे गर्मी में बर्फ का ठंडा पानी मिल जाए। बेहद शानदार। दूसरी ओर जहां युवान के पीछे खड़े शिष्य वीर को प्रशंसा भरी निगाहों से देखने लगे। कुछ तो गहरी सोच में डूब गए थे। आखिर नए बाहरी शिष्य छोटे छोटे गुट क्यों बनाते हैं? ताकि वे दूसरे की गुंडागर्दी से बच सकें और अपनी आवाज रख सकें। अब जब उन्होंने देखा कि वीर किंगशुए के गुट के लिए खड़ा हुआ, तब उनके मन में एक सवाल उठा, अगर भविष्य में कोई वरिष्ठ शिष्य उन्हें परेशान करे तो क्या जियान युआन उनके लिए खड़ा होगा? उत्तर था नहीं। जियान युआन के रवैये से यह साफ था। यही सोचते सोचते उसके गुट के लिए कई शिष्यों के मन में पहले से मौजूद संदेह पक्का हो गया। जियान युआन का दिल डूब गया। वह समझ गया था कि उसका नया बना गुट शायद अब टूटने वाला है। वीर ने भी यह सब देख लिया था और यही वह चाहता था। वीर ने फिर जांग वेन की ओर देखा। उसका चेहरा स्याह पड़ चुका था, मुट्ठियां कस चुकी थी
और वह वीर को ऐसे घूर रहा था मानो नजरों में ही मार डालना चाहता हो। उसके दिल में गुस्सा और आग चरम तक पहुंच चुका था। वह सच में वीर को वही काट डालना चाहता था। वाह भाई, इतना गुस्सा! लेकिन उसकी अक्ल उसे रोक रही थी, खास तौर पर सही रोक रही वरना निपटा देता। खास तौर पर जब उसे उस दिन तुषार का हाल याद आया। वह नहीं लड़ सकता, बल्कि वह डरता था। लेकिन जब उसने बाकी शिष्यों की आंखों में उपहास देखा तो उसे समझ आया, गुस्से की आग में जल गई। वह बाहरी प्रांगण की रैंकिंग में शामिल शिष्य था। वह यूं ही सबके सामने बेइज्जत नहीं हो सकता था। अगर उसने वीर के दबाव में माफी मांग ली तो वह पूरी बाहरी प्रांगण में हंसी का पात्र बन जाता। ठीक तभी बाहरी प्रांगण के कुछ वरिष्ठ शिष्य कहाँ पहुंचे। उन्हों देखते ही देखते किंग शुए के गुट के शिष्यों के चेहरे उतर गए। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, क्योंकि वे उन्हें नहीं पहचानते थे। और इसका मतलब था कि वे सभी वरिष्ठ शिष्य थे। झान वैन ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। कम से कम अब उसे वीर के साथ जीवन मृत्यु अखाड़े में नहीं जाना पड़ेगा। उसने वीर से कभी लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वह जानता था वह राक्षसी महिला कितनी डरावनी थी। और और फिर वह 22वां स्तर पार नहीं कर पाई। जबकि वीर वह क्रूर था। वीर की ताकत साफ थी। जानवेन ने तुरंत आगे बढ़कर झुककर बोला, वरिष्ठ भाई चिन फैन प्रणाम। क्योंकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बाहरी प्रांगण की रैंकिंग में दूसरा स्थान रखने वाला चिन फैन था। चिन फैन ने जानवेन पर बस एक नज़र डाली, फिर वीर की ओर देखकर कहा, सुना है तुम लौट गए हो, इसलिए खास तुमसे मिलने आया हूँ। क्या तुम्हारे पास एक मुकाबले का समय है? यह देखना चाहता हूँ कि वीर सच में कितना शक्तिशाली है। आखिरकार उसने उस राक्षसी महिला का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वीर ने झांग वैन की ओर देखा और कहा, तुम उसके पक्ष में आए हो? चिन फैन ने सिर हिलाया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ। ठीक है, वीर ने बिना झिझक जवाब दिया। चिन-फैन हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम जब तुम प्रथम स्वर्गलोक में प्रवेश कर लो, तब मुझे ढूंढना। फिर उसने जान वेन की ओर देखकर कहा, तुम पूरे बाहरी प्रांगण के लिए शर्म हो। उसके साथ आए शिष्यों की आंखों में भी घृणा थी। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जान वैन नए शिष्यों को परेशान करने जैसा घटिया काम कर रहा था, और वह भी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं किया। जान वैन उसे नजरअंदाज किया और सबको लेकर चला गया। किंग शुए और बाकी शिष्यों ने राहत की सांस ली। वीर ने जान वैन की ओर देखा और कहा, माफी 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 मांगो। जब किंग शुए ने दीदी से माफी नहीं मांगी तो आज यहाँ से नहीं जाने देंगे। माफी मांगो। सभी शिष्य ने जॉन वेन को घेर घेर चुके थे। किंगशुओ की आंखों में खुशी साफ चमक आई थी। उसका गुट हमेशा एकता की कमी से जूझता था, लेकिन वीर के कुछ शब्दों ने ही सबको जोड़ दिया। जियान युआन ने यह देखा और बिना कुछ कहे अपने गुट को लेकर चला गया। अब जान वेन डर गया था। वह समझ गया कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो ये सभी लोग हमला कर सकते हैं। उसने गहरी सांस ली और किंगशुए की ओर देखकर कहा, मुझे माफ कर दो। फिर उसने वीर को नफरत से देखा और चला गया। सब खुशियों में झूम उठे। अब वे समझ गए थे, अगर वे एकजुट रहें तो रैंकिंग वाले शिष्य भी उन्हें दबा नहीं सकते। सभी की निगाहों में सम्मान से वीर पर टिक गई। किंगशुए मुस्कुराई और बोली, भाई वीर, हमारे गुट का कोई नाम नहीं है। आप ही आप ही कोई नाम रख दीजिए। वीर थोड़ी देर सोचा और कहा, हम तलवार संप्रदाय के शिष्य हैं और हम तलवार चलाते हैं, तो क्यों ना हमारा नाम तलवार स्कूल स्वॉर्ड स्कूल। सबने सहमति से सिर हिलाया। किंगशुए ने ऊंची आवाज में कहा, तो तय रहा, आज से हम तलवार स्कूल। वीर किंगशुए के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
उसने जब तलवार स्कूल के नियम उसके साथ मिलकर तय करने को कहा। वीर को प्रबंधन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने बिना हिचक मना कर दिया। हालांकि उसने किंग शुए के इस अनुरोध को नहीं ठुकराया कि वह तलवार स्कूल का उप प्रमुख बने। असल में किंग शुए ने तो यह सुझाव दिया था कि वह स्वयं प्रमुख स्कूल मास्टर बने, लेकिन वीर ने वह पद भी स्वीकार नहीं किया। वीर किंगशुए की मंशा समझता था। वह चाहती थी कि वीर तलवार स्कूल का प्रमुख बने ताकि वह पूरी तलवार पूरी तरह इस संगठन से जुड़ जाए। आखिरकार तलवार स्कूल को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बाहरी प्रांगण के शिष्यों को दबा सके, और इस काम के लिए वीर निसंदेह सबसे उपयुक्त था। लेकिन वीर की नज़र में प्रमुख का पद एक बंधन था। वह भविष्य के लिए अपने संबंध को और अपनी ताकत बनाना चाहता था, लेकिन कभी कभी यह नहीं सोचा कि फूल तलवार स्कूल को लेकर वह फूल महल फ्लावर पैलेस से टकराए, क्योंकि यह बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं था। इसके अलावा वीर अपनी क्षमता को अच्छी तरह जानता था। अगर वह इस नए तलवार स्कूल का प्रबंधन करने बैठता है तो निश्चित रूप से अव्यवस्था फैल जाएगी। इसके विपरीत बड़े कुल से आने वाली किंग शुए के लिए इन लोगों को संभालना बेहद आसान था। यही कारण था वीर ने प्रमुख का पद ठुकरा दिया। उसकी नज़र में भविष्य में तलवार संप्रदाय के भीतर एक मजबूत संबंध जाल होना काफी था। अभी के लिए उसका लक्ष्य केवल एक था, खुद को मजबूत बनाना। किंगशुए और बाकी लोगों से विदा लेने के बाद वीर ठंडी हवा घाटी पहुंचा और वहां अपनी तलवार तकनीकों का कठोर अभ्यास शुरू कर दिया। इस तकनीक से प्राप्त करने के बाद बाहरी प्रांगण परीक्षा और घर में हुई घटनाओं के कारण उसे इन्हें ठीक से अभ्यास करने का समय नहीं मिला। मूल तलवार तकनीक के अलावा बाकी तलवार तकनीकों को उसने बस थोड़ा बहुत ही छुआ। इसलिए यदि वीर ने निश्चय किया कि वह अब इन तकनीकों को कठोर अभ्यास करेगा और उनमें पर्याप्त महारत हासिल करेगा, लेकिन इस बार भी उसके पास ज़्यादा समय ही नहीं था, क्योंकि भीतरी प्रांगण परीक्षा को होने में बस 20 से कुछ ज़्यादा दिन बचे थे, और उसी समय उसका लियू किंगयू के साथ जीवन मृत्यु अखाड़े का मुकाबला भी तय था। वीर उस अपराधी को भूला नहीं था, लेकिन चूंकि लियू किंगयू पहले ही तलवार संप्रदाय लौट चुका था, वीर के पास उसे तुरंत मारने का कोई रास्ता नहीं था। साथ ही वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था कि वह लियू किंगयू को मार ही देगा। आखिरकार बाहरी प्रांगण की रैंकिंग में शामिल प्रतिमाएं कोई साधारण लोग नहीं थे। सच में यह था, थोड़ी देर पहले जांग वैन के सामने भी वीर पूरी तरह निश्चित नहीं था। हालांकि उसे लगता था कि जान वैन ने लियू किंगयू तलवार सेवक पगोड़ा के प्रथम स्वर्ग लोक लोक वाले तलवार सेवक जितने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पास कोई गुप्त पत्ता ट्रम्प कार्ड है या नहीं। वे तलवार सेवक की तरह सीधी और ईमानदारी लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। इसलिए वीर ने तय किया वह इस समय का उपयोग अपनी तलवार तकनीक को निखारने में करेगा, खास तौर पर स्वर्ग भेदन आरोहण तकनीक और उसके द्वारा बनाई गई प्रतिक्रियात्मक प्रहार। उसने निश्चय किया वह इन दोनों को आपस में मिलाकर इन्हें पूर्ण दक्षता तक ले जाएगा। जहाँ तक तलवार नियंत्रण तकनीक का सवाल है, वह उसके लिए तलवार पेटी की तरह एक गुप्त अस्त्र थी, जिसे वह बेवजह इस्तेमाल नहीं करेगा। वीर ने अपनी तलवार निकाली और एक विशाल लोहे की खाल वाले वृक्ष के सामने खड़ा हुआ, जिसे घेरने के लिए 4-5 आदमियों की जरूरत पड़ती है, और आंखें बंद कर स्वर्ग भेदन आरोहण तकनीक के सूत्रों को याद करने लगा, और लगभग 1 घंटे बाद वीर की आंखें अचानक खुल गई। शुश!
उसने तलवार खींची और तुरंत म्यान में उसकी गति बिजली जैसी तेज थी। चरक! सामने खड़ा लोहे खाल वाला वृक्ष कांप उठा और जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। पत्तियां हवा में उड़ गई। यह देखकर वीर के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। यह वही विस्फोटक तकनीक थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। तलवार की खींचते ही हमला की ताकत कई गुना बढ़ जाती, लेकिन उसकी यह गति पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि तलवार तकनीक के अनुसार जब तक तलवार खींचते समय एक भी आवाज ना आए तब तक इसे प्रारंभिक महारत भी नहीं माना जाएगा। बिना आवाज तलवार खींचना यह कितनी भयानक गति मानता था। वीर को पहले ही एहसास हो चुका था कि प्रतीकात्मक प्रहार तकनीक अभी भी पर्याप्त तेज नहीं थी। वह अगले कई दिनों तक खाना खाने के अलावा वीर ने अपना सारा समय साधना में लगा दिया। उसका दिन कुछ इस तरह था: सुबह प्रतिक्रियात्मक प्रहार, स्वर्ग भेदन, आरोहण; दोपहर तलवार नियंत्रण तकनीक; रात झोंका चाल। दिन के 24 घंटे में केवल 4 घंटे आराम करता और 20 घंटे साधना में लगाता था। देखो भाई कितना मेहनत कर रहा, तुम लोग भी पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो। 10 दिनों की कठोर साधना के बाद तलवार खींचते समय होने वाली आवाज लगभग ना के बराबर हो गई। हालांकि उसकी तलवार की म्यान पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। तलवार नियंत्रण तकनीक की सीमा 3 मीटर से बढ़कर 6 मीटर हो गई थी। वह अब 6 मीटर के दायरे में तलवार की बुनियादी क्रियाएं कर सकता था। उसे एक समस्या भी समझ आई। तलवार ऊर्जा को नियंत्रित करना आसान था, लेकिन असली तलवार को नियंत्रित करना बेहद कठिन। जल्द ही उसे कारण समझ आ गया। ऊर्जा तलवार भौतिक नहीं होती, जबकि असली तलवार का अपना भार होता है। इसलिए उसने अस्थायी रूप से ऊर्जा तलवार का अभ्यास कम कर दिया, लेकिन उसने उसे पूरी तरह छोड़ नहीं दिया। आखिरकार, अगर वह 100 से ज़्यादा ऊर्जा तलवारें नियंत्रित कर सका, तो वह बेहद भयावह होगा। झोंका चाल में उसकी क्रियात्मक अद्भुत थी। अब जब वह इसका प्रयोग करता था, तो उसकी धुंधली प्रतिछाया भी दिखाई देती थी, मतलब परछाई। जब प्रतिक्रियात्मक प्रहार, स्वर्ग भेदन, आरोहण, झोंका चाल और उसकी भयानक शारीरिक शक्ति के साथ मिलती, तो उसका प्रहार किसी भी प्रथम स्वर्गलोक के साधक के लिए जानलेवा हो सकता था। इसी दिन वह वीर घाटी में अभ्यास कर रहा था। सुकिंगशी लिटिल याहो को लेकर वहां आ गई। लिटिल याहो ने वीर को देखते ही उसकी बाहों में छलांग लगा दी। वह जोर-जोर से रोने लगी। उसे सीने से लगाकर वीर की आंखों में भी नमी आ गई। घर से आई विपत्तियां एक 10 साल की बच्ची के लिए बहुत बड़ा आघात थी, और उसे यह महसूस हुआ, अगर वह पर्याप्त शक्तिशाली होता तो उसकी मां को फूल महल पकड़ नहीं पाता। फूल महल का विचार आते ही वीर की आंखों में सुनहरी चमक उभरी। उसने संकल्प लिया, फूल महल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ देर बाद वीर ने लिटिल याहो को अलग किया और उसके आंसू पोंछे। अचानक वह चौंक उठा। लिटिल याहो, तुम साधिका बन चुकी हो? वह उसके शरीर में गूढ़ ऊर्जा के उतार-चढ़ाव महसूस कर सकता था। सु किंगशी ने कहा, तुम्हारी माँ सही थी। लिटिल याहू की प्रतिभा असाधारण है। सिर्फ 10 दिनों में वह एक नश्वर लोक के प्रथम स्वर्ग स्तर तक पहुंच गई। वीर बेहद प्रसन्न हुआ। उसने गंभीरता से कहा, धन्यवाद। वह दिल से आभारी था। सु किंगशी मुस्कुराई, मुझे भी वह बहुत पसंद है। लिटिल याहो बोली, भैया, जब मैं मजबूत बन जाऊंगी तो माँ को बचाने चलेंगे और सारे बुरे लोगों को हरा देंगे। उसकी आंखों में ठंडी नफरत झलक उठी। वीर ने उसके सिर पर हाथ फेरा, जरूर, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। कुछ देर बाद वीर ने सु किंगशी को फिर धन्यवाद दिया। तभी सु किंगशी बोली, वैसे जो तकनीक तुम अभ्यास कर रहे थे, वह
स्वर्ग भेदन आरोहण तकनीक है ना? वीर बोला, पूरी तरह नहीं। मैं सिर्फ उसकी विस्फोटक शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ। सू किंगशी ने सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह उस तकनीक से अलग है जो मैं जानती हूँ। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता है तलवार संप्रदाय की स्वर्ग भेदन आरोहण तकनीक एक अधूरी प्रति है? अधूरी प्रति? वीर के हृदय में जोरदार झटका लगा। ये एपिसोड 83 है। खाई हुई हुई असली तकनीक। सू किंगशी ने सिर हिलाया और कहा, स्वर्ग भेदन आरोहण तकनीक हमारे तलवार संप्रदाय के वरिष्ठ द्वारा बनाई गई उच्च स्तरीय गूढ़ ऊर्जा श्रेणी की तकनीक है। इसमें केवल 2 ही चालें थीं, लेकिन इसकी शक्ति अत्यंत भयावह थी। इसी कारण से उस समय यह तलवार संप्रदाय के असंख्य शिष्यों की सबसे प्रिय तकनीक में से एक बन गई। कहा जा सकता है कि उस दौर में यह बेहद लोकप्रिय थी। वीर के मन में जोरदार झटका लगा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस तकनीक का अभ्यास कर रहा था वह वास्तव में इतनी उच्च श्रेणी की थी। उसने तुरंत पूछा, तो फिर यह तकनीक पीली श्रेणी तक कैसे गिर गई और इसे तकनीक मंडप में दफना दिया गया? सुकिंशी जैसे किसी स्मृति में डूब गई। कुछ क्षणों बाद उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर उठी। तुम जो स्वर्ग भेदन आरोहण तकनीक साध रहे हो, असल में स्वर्ग भेदन तलवार तकनीक है ही नहीं। उसने धीमी आवाज में कहा, असल में तकनीक 2 चालों में बटी हुई है, आरोहण और स्वर्ग भेदन। हम दोनों ने एक साथ मिल जाने पर ही उसकी वास्तविक अंतिम चाल बनती है। खासकर जब तलवार खींचते समय फूटने वाली उस प्रचंड शक्ति को दबे को पूरी दूसरी चाल के साथ छोड़ा जाए तो यह तकनीक धरती श्रेणी तक पहुंच सकती है, मतलब अर्थ रैंक तक की तकनीकों से भी टक्कर ले सकती है। वीर धीरे से सिर हिलाया। अब उसने सब समझ में आ गया था। कोई आश्चर्य नहीं, जब उसने यह तकनीक पाई तो उसे हमेशा महसूस होता था कि इसमें कुछ तो अधूरा है। अब स्पष्ट था, उसमें मुख्य आक्रमण चाल ही गायब थी। हालांकि यह वीर के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी स्वयं बनाई हुई थी। प्रतिक्रियात्मक प्रहार तकनीक शांत रहकर विरोधी के लिए एक ही वार में दबाने पर आधारित थी। इसके विपरीत स्वर्ग भेदन की दूसरी चाल पहल करके हमला करने और आक्रमण दबाव बनाने पर जोर देती थी। शायद स्वर्ग भेदन की वह चाल उसकी प्रतिक्रियात्मक प्रहार से भी अधिक शक्तिशाली हो। फिर भी वीर को अपनी बनाई हुई तकनीक ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अगर वह उस चाल को समझ सके तो उसकी प्रतिक्रियात्मक प्रहार के लिए कोई बहुत उपयोगी हो सकती थी। यह सोचकर वीर ने पूछा, क्या उसकी मूल प्रति अब भी मौजूद है? सुकिंशी ने सिर हिला दिया। नहीं, वह खो चुकी है। वह उस समय के उस वरिष्ठ की तकनीक पूरी तरह लिखने का मौका ही नहीं मिला। भूत संप्रदाय के लोगों ने उसे घेर लिया और उन्हें मार दिया। इसलिए यह तकनीक लगभग लुप्त मानी जाती है। वास्तव में जो आरोहण चाल तुम अभ्यास कर रहे हो, वही असल में मूल प्रति है, क्योंकि वह वरिष्ठ सिर्फ पहली चाल ही दर्ज कर पाया था। यह सुनकर वीर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह ज़्यादा दुखी नहीं था। और तो सौभाग्य निराश नहीं था, लेकिन वह ज़्यादा दुखी भी नहीं था। मिले तो सौभाग्य, ना मिले तो नियति। वह इस बात को लेकर ज़्यादा नहीं अटका। आखिरकार पहली चाल उसके पास थी और उसकी प्रतिक्रियात्मक प्रहार के साथ मिलकर बेहद प्रभावी थी। इसी बीच सू किंगची ने ठंडी आवाज में कहा, भविष्य में अगर तुम्हें भूत संप्रदाय का कोई व्यक्ति मिले तो यदि संभव हो तो उसे मार देना, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वे तुम्हें जरूर मारेंगे और उन्हें मारने पर तुम्हें योगदान अंक भी मिलेंगे। और वीर सुकिंगशी के बर्फ जैसे भाव को देखकर भी
भीतर तक चौंक गया। यह औरत भूत संप्रदाय में सच में हड्डियों तक नफरत करती है। उसे अभी भी याद था मृत्यु गर्त में केवल ब्लड हैंड का हथियार इस्तेमाल करने की बात पर सू किंगशी उसे मारने के लिए तैयार हो गई थी। आखिरकार उनकी दुश्मनी कितनी गहरी है और योगदान अंकों की बात, इसका मतलब साफ था। सू किंगशी ही नहीं, पूरा तलवार संप्रदाय भूत संप्रदाय से घृणा करता था। तभी लिटिल याहू, जो चुपचाप सब बात सुन रही थी, हल्की कांपती आवाज में बोली, बड़ी बहन, क्या भूत संप्रदाय इतना बुरा है? वीर ने भी पूछा। किंगसी, हमारे तलवार संप्रदाय में भूत संप्रदाय के बीच आखिरकार कौन सी दुश्मनी है? जब उसने वीर को सीधे किंगशी कहते सुना तो शू किंगशी थोड़ा असहज हुई, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसने बस वीर की ओर देखा और कहा, अरे अपने भाई से सेट होने लगी भाई, पसंद करने लगी है। हाँ, यह दुश्मनी पीढ़ियों तक चली आ रही थी। तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय के बीच लगभग 100 वर्ष का संघर्ष चला आ रहा है। सिर्फ हाल के वर्षों में ही हमारे कई बुजुर्ग और प्रतिभाशाली शिष्य भूत संप्रदाय के हाथों मारे गए हैं। उसकी आवाज एकदम ठंडी हो गई थी। मेरी माँ भी भूत संप्रदाय के हाथों ही मारी गई हैं। उनके शरीर से ठंडी हत्या भावना फूट पड़ी। लिटिल याहू डरकर वीर से चिपक गई। वीर का चेहरा बदल गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। कोई आश्चर्य नहीं था वह इतनी नफरत करती थी। वीर का अनुभव भी उसे बहुत कुछ हद तक मिलता-जुलता था, इसलिए वह उसके दर्द को समझ सकता था। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर भविष्य में मुझे भूत संप्रदाय का कोई व्यक्ति मिला तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। वीर आमतौर पर किसी से बैर नहीं रखता था, लेकिन भूत संप्रदाय अलग था, क्योंकि चाहे वह उन्हें ना मारे, लेकिन उसे वह वे वीर को जरूर मारेंगे। इसके अलावा ब्लड हैंड और उन पीछा करने वाले लोगों को याद है, अब भी उनके दिल में ताजा थी। सू किंगशी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, भूत संप्रदाय बदनाम जरूर है, लेकिन उसकी शक्ति उतनी ही भयानक है, खास तौर पर उनकी अजीब रहस्यमय और निषिद्ध तकनीकें। अगर वे उनसे टकराव से सावधान रहना, और अगर तुम उनसे नहीं जीत सकते तो जिद मत पड़ना। वीर ने सिर हिलाया, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। सू किंगशी ने कुछ देर चुप रही, फिर बोली, लिटिल याहू, यहाँ, सॉरी गाइस, थोड़ी खांसी आ गई थी। लिटिल याहू को यहाँ लाने के अलावा मेरे आने आने का समय और कारण यह है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी? वीर थोड़ा चौंका। किस बात में? क्या तुम्हें याद है? सू किंगशी ने पूछा। पिछले महीने नेदरवुल्फ घाटी में भूत संप्रदाय के लोग मिले थे। वीर ने सिर हिलाया। तुमने कहा कि ब्लड हैंड के अलावा वहां दो और समान स्तर के विशेषज्ञ थे। क्या यह उसी से जुड़ा है? सू किंगशी ने हाँ में सिर हिलाया। हमेशा के भूत संप्रदाय तलवार संप्रदाय के खिलाफ कोई योजना बना रहा है। हमने कई लोगों को नेदरवुल्फ घाटी में भेजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हमें यकीन है कि वे यहीं छुपे हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। वीर ने पूछा, तो तुम चाहती क्या हो? मैं क्या करूं? सू किंगशी ने गहराई से सोचा और पूछा, क्या तुम अंधे प्राणियों से संवाद कर सकते हो? वीर स्तब्ध रह गया। तुम चाहती हो मैं अंधे प्राणियों से पूछूं? सू किंगशी ने सिर हिलाया। हाँ, और निश्चित रहो, मैं किसी को नहीं बताया कि तुम्हारे पास नेदरवुल्फ और वह रहस्यमय बैंगनी नेवला है। मैं निजी तौर पर तुम्हारे पास आई हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। वीर ने छोटे साथी से पूछा। जो उसने सिर हिलाया तो वीर बोला, मैं सीधे बात नहीं कर सकता, लेकिन यह कर सकता हूँ। क्या यह सच में काम करेगा? पक्का नहीं है, सू किंगशी ने कहा, लेकिन फिलहाल यही एक रास्ता है। अगर अंधे प्राणियों को भी नहीं पता तो तलवार संप्रदाय की खोज का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, भले ही हमारे लिए नुकसानदेह हो। वीर बोला, तो क्या हम अभी चलें? जल्दी नहीं, सुकिंशी ने कहा, पहले
तैयारी करनी होगी। 3 दिन बाद